चैप्टर 8 टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है टू गेट सम इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो टैक्सेशन किस में होता है? तो आप प्रॉफिट कमाते हैं तभी तो आप टैक्स देते हैं, कुछ गेन करते हैं, कुछ इनकम करते हैं तभी तो टैक्स देते हैं, राइट। तो म्यूचुअल फंड में दो पर्सन्स हैं जिनको टैक्स देना पड़ता है। एक होता है जो जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आता है, एक होता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड इज ए पास थ्रू व्हीकल, तो हमें दो लेवल ऑफ इनकम को कंसिडर करना होगा इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। दैट इज इनकम अर्न बाय द फंड एंड इनकम अर्न बाय इन्वेस्टर। दोनों टाइप का जो कैटेगरी है, दोनों टाइप का जो प्रोस्पेक्ट है जो कि टैक्स लायबिलिटी में आता है। तो इनकम अर्न बाय म्यूचुअल फंड स्कीम्स, तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या करते हैं? तो डिफरेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो सिक्योरिटीज़ है वो आइदर कैपिटल गेट कैपिटलाइजेशन में और डिविडेंड और इंटरेस्ट में कैश फ्लो देते हैं टू द फंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन द फंड buys and sells shares or debentures in the securities market, there could be capital gains or losses. तो ये डिफरेंट टाइप्स का जो गेन है म्यूचुअल फंड स्कीम और पाती है। बट एज पर द प्रिवेलिंग टैक्स लॉज इन इंडिया, अब म्यूचुअल फंड इज इनकम, जो म्यूचुअल फंड का जो इनकम है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सिंस क्यों एग्जेम्प्टेड है? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक्ट्स एज ए ट्रस्ट इन इंडिया for the benefit of unit holders under section 1023D of the Income Tax Act. That is, for the trust it is exempt from all the taxes. ठीक है? So there is no tax liability on a mutual fund scheme for any kind of income it generates, profit it generates. तो इसमें एक सेकंड पार्टी आता है दैट इज इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स को क्या टैक्स लायबिलिटी है? देखिए, तो टैक्स किसके ऊपर होता है? कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ गेन होता है, तो तभी तो आप टैक्स देते हैं ना। तो लॉस के ऊपर तो टैक्स नहीं देंगे ना। तो ये जो गेन होता है तो किस टाइप का गेन होता है? आइदर आपने म्यूचुअल फंड यूनिट कुछ दिन पहले परचेज किया था, कुछ साल पहले परचेज किया था, यू आर सेलिंग इट नाउ एंड यू आर गेटिंग ए कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन अट्रैक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म का हो सकता है, वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म का हो सकता है, ठीक है। और एक दूसरा टाइप का टैक्सेशन है दैट इज इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, जिसको हम पहले जानते थे डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम भी आपका टैक्सेशन में आता है क्योंकि आपको वहाँ फ्रेश कैश फ्लो या कुछ इनकम आता है फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्कीम। आपको मतलब यहाँ मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टर्स को। तो जो टैक्सेशन स्लैब होता है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर होता है फॉर इंडिविजुअल्स व्हिच इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल के केस में आपका रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, नॉन इंडिविजुअल्स होते हैं। तो उनके लिए सब जो टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिफरेंट। तो टैक्सेशन स्लैब इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचयूएफ के लिए दो टाइप के टैक्सेशन होता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? जैसे आप एक इक्विटी स्कीम खरीदे हैं। इक्विटी स्कीम क्या होता है? जिसमें 65% ऑफ द टोटल एसेट इन ऑफ द स्कीम इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। सिमिलरली जिनके जो स्कीम में 65% से नीचे है of the assets which are invested in which are not invested in what equity related instruments, वो होते हैं नॉन इक्विटी स्कीम्स, ठीक है। तो इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का जो और कैपिटल गेन का जो कैटेगरी होता है वो होता है 1 साल। कोई भी इक्विटी स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड उसको आप 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं और रिडीम करते हैं, देन यू विल बी लायबल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स।
After 1 year, it will be liable as a long-term capital gain tax. Similarly, non-equity schemes, those schemes which have less than 65% of total asset in equity, those are, so for them short term capital गेन का क्राइटेरिया है 3 years. दैट मीन्स 3 साल पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं देन इट विल बी लायबल टू योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. 3 साल के बाद आप अगर विड्रॉ करते हैं देन आपको मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. ठीक है, नॉन इक्विटी स्कीम्स के लिए. तो इक्विटी स्कीम्स के लिए जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है दैट इज़ 15%, दैट इज़ बिफोर 1 year. एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 10%. तो उसमें भी एक कैच है, उसमें जो प्रॉफिट होता है, जो भी आपका कैपिटल गेन होगा इक्विटी स्कीम में, इफ़ यू विड्रॉ आफ्टर 1 year एंड इट इज़ लायबल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो उसमें कैच है, जो प्रॉफिट होगा, जो भी कैपिटल गेन होगा, उसका पहला 1 लाख इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. उसके बाद जो प्रॉफिट होगा आफ्टर एग्जेम्पशन ऑफ 1 लाख, देन यू हैव टू पे एट द रेट ऑफ 10%. तो नॉन इक्विटी स्कीम क्या टैक्सेशन है, जैसे मैं बोला था, आपका नॉन इक्विटी स्कीम का जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का क्राइटेरिया है दैट इज 3 years. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स फॉर नॉन इक्विटी स्कीम्स इज अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स स्लैब, दैट इज मार्जिनल टैक्स रेट एज पर द एप्लीकेबल फॉर द इन्वेस्टर्स. जो भी इन्वेस्टर का टैक्स स्लैब है वो नॉन इक्विटी स्कीम में उसी हिसाब से कैपिटल गेन पे दे देंगे. Whereas long term capital gain tax in non equity schemes is 20% after indexation. ये इंडेक्सेशन क्या है, ये एक मेथड है टू इन्फ्लेट द कॉस्ट. ठीक है, एक्चुअली फॉर एग्जांपल आप 100 रुपीज़ में कोई स्कीम खरीदते हैं, आपका 3 साल के बाद 115 रुपीज़ हुआ है. ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना है 15 रुपीज़. 15 रुपीज़ का आप 20% देंगे अगर नॉन इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किए हैं. बट जो गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन का रूल होता है वो क्या करता है, आपका 100 रुपये का जो कॉस्ट है दैट इट इन्फ्लेट्स टू 105 106 अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन लेवल. तो आपका ये कॉस्ट को बढ़ा देता है, सो दैट आपका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है दैट इज ओरिजिनल प्रॉफिट कितना हो गया आपका 115 रुपीज़. तो 115 माइनस जो इन्फ्लेटेड कॉस्ट है 105 106 होगा, तो एक्चुअल टैक्सेबल प्रॉफिट आपका 10 आ जाता है, 10 के आसपास आ जाता है. ये फॉर एन एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ. तो कहाँ आप 15 रुपये का 20% दे रहे थे, कहाँ आप 10 रुपये का 20% देंगे, तो वहाँ आपको टैक्सेशन का प्रॉफिट होता है. तो ये एडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड का ओवर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो ये जो इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का जो टैक्सेशन है दैट इज़ लॉन्ग टर्म टैक्सेशन, वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन बजट ऑफ 2018. ठीक है, सो बिफोर 2018 बजट देयर वाज नो कैपिटल गेन टैक्स इन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और एनी इक्विटी शेयर्स. तो उसके रिगार्डिंग, तो उसके लिए क्या हुआ, तो बहुत सारा एक नया सर्कुलर निकला जिसमें वो कैलकुलेट करते हैं जो पुराने वाले जो इक्विटी स्कीम्स हैं, राइट, तो उनका क्या इफेक्ट होगा टैक्सेशन में. बहुत सपोज एक इन्वेस्टर लेट से 2005-2000 से इन्वेस्टमेंट किया है एंड हिज और हर कैपिटल गेन इज मोर देन 1 लाख, मोर देन 10 लाख. ठीक है, तो उनको ऊपर जो अगर 10% का टैक्सेशन लगता है देन इट विल बी ह्यूज. ठीक है, तो उसमें एक क्लॉज निकाले जो इक्विटी का कैपिटल गेन टैक्सेस है दैट इज 10% आफ्टर एग्जाम्पशन ऑफ 1 लाख. तो उसमें एक क्लॉज लगा ग्रैंडफादरिंग का. तो ग्रैंडफादरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है ना, जनवरी 31 जनवरी 2018 से जो 31 जनवरी 2018 का NAV होगा, रेट होगा, उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ. ठीक है, इफ समवन invested 1 lakh in equity oriented mutual funds in 2017 or any such prior period before January 31st 2018. जनवरी 31 2018 से कोई भी इन्वेस्टमेंट हुआ है एंड उसका इन्वेस्टमेंट अभी एज ऑन जनवरी 31 2018 इज 2 लाख रुपीज़. ठीक है, 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ था, अभी 2 लाख है उसका वैल्यू. तो ये एक वर्चुअल फिगर है क्योंकि 1 लाख का प्रॉफिट है, हम एज्यूम करके चलते हैं. तो इक्विटी ओरिएंटेड टैक्सेशन का जो हिसाब से 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ तक उसका टैक्सेबल नहीं होगा.
क्योंकि ग्रैंडफादर हो रहा है। सपोज उसका इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2018 कितना है, 1,80,000 है, तो विच इज़ लेस देन 2 lakhs। तो हमको पता है एज ऑन 31 जनवरी 2018 आपका जो जो टैक्सेशन है 1 लाख का एग्जाम होने के बाद आपका क्या होगा, ये आपको नील टैक्सेशन दिखाएगा क्योंकि आपका प्रॉफिट 1 लाख से नीचे हुआ है। आज लेट्स से किसका जो इन्वेस्टमेंट जो कि 2018 से पहले हुआ था, 31 जनवरी पहले से, उसका इन्वेस्टमेंट आज के डेट में जो 2018 के डेट में क्या हुआ है ना, 2,20,000 है। तो उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है 1 लाख इन्वेस्टमेंट, 2,20 इज द वैल्यूएशन, 1,20 इज द प्रॉफिट। बट ड्यू टू ग्रैंडफादरिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट इज 20,000 ओनली। सो 20,000 के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा ओनली, दैट इज 10%, जो भी होगा 20,000 का 10% जो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर टैक्सेशन देना पड़ेगा। इसमें एग्जाम्पल को आप में एक एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट दे दिया हूँ, आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इक्विटी फंड का जो प्रॉफिट का टैक्सेशन है आपका 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, वो तो मैं बोल चुका हूँ आपको। एंड नेक्स्ट आते हैं हम डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम जो म्यूचुअल फंड कभी कभी डिविडेंड देते हैं, ठीक है, तो इसको पहले डिविडेंड बोलते थे, अभी उसका नाम चेंज हो गया, IDCW हो गया, इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, ठीक है। सो डिविडेंड अंडर म्यूचुअल फंड स्कीम्स और एनी इक्विटी शेयर्स were tax free before 2020, but according to the union budget presented by the finance minister in February 2020, the situation changed। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया है, whereas the dividend would be henceforth added to the taxable income of the assessee for the year। जो इन्वेस्टर डिविडेंड लेंगे and the dividend will be added to the total income and that or the taxable income of the investor। तो डिविडेंड आपका इन्वेस्टर के हाथ टैक्सेबल हो गया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को एबोलिश किया गया था इन द बजट ऑफ February 2020। दैट मीन्स द डिविडेंड वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट एंड एट द एप्लीकेबल टैक्स रेट। जो उनका इनकम टैक्स होगा उसको वो डिविडेंड काट के, मतलब वो जो डिविडेंड आएगा उसके ऊपर उनका टैक्स कटेगा अकॉर्डिंग टू द टैक्स स्लैब। देन स्टैम्प ड्यूटी ऑन म्यूचुअल फंड्स, वो इफेक्टिव हुआ है जुलाई 2020 से, जुलाई 1 2020 से। एंड मैं आपको बोल देता हूँ ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स डायरेक्टली पूछा जा सकता है किस डेट में आपका ये सब रूल्स इम्प्लीमेंट हुआ था। तो टैक्स जो होता है, सॉरी स्टैम्प ड्यूटी दैट इज़ एप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड यूनिट ओनली परचेज के केस में होता है। एंड आप अगर SIP करते हैं उसमें भी परचेज होता है, STP होता है उसमें परचेज होता है, और री इन्वेस्टमेंट होता है, जो री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल वो भी होता है। तो जहाँ आपका जो यूनिट्स परचेज होता है वहाँ आपका टैक्स, आपका स्टैम्प ड्यूटी लगता है एट द रेट ऑफ 0.005%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट मीन्स जो ट्रांसफ़र ऑफ जो म्यूचुअल फंड्स होती है ये भी आपका टैक्सेशन का मतलब स्टैम्प ड्यूटी को एप्लीकेबल होता है। तो आपका एग्जांपल आपको इजीली समझाने के लिए, अगर आप 1 लाख का म्यूचुअल फंड यूनिट परचेस करते हैं, 1 लाख अमाउंट का, आपका स्टैम्प ड्यूटी लगेगा 5 रुपीज़। तो उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन आ सकता है, कोई 1,000 रुपये का परचेस कर रहा है, जो भी है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज के टर्म में इट इज़ 0.005%। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स सच एज ट्रांसफर बिटवीन डीमैट अकाउंट्स इज सब्जेक्टेड टू द पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एट द रेट ऑफ 0.015%, राइट। तो ये है आपका स्टैम्प ड्यूटी। देन सेटिंग ऑफ कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो म्यूचुअल फंड में आपको क्या होता है, कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ बाय शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, राइट। तो कैपिटल गेन को और कैपिटल लॉस को दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट
एनी अदर हेड ऑफ इनकम दैट इज सैलरीज, और दूसरा कोई भी इनकम हेड हो उसके अगेंस्ट में ये सेटअप नहीं हो सकता, ओनली कैपिटल गेन कैपिटल लॉस के अगेंस्ट में सेटअप हो सकता है। वैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। सिमिलरली शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो अब एक दूसरा केस बनता है दैट इज बोनस ट्रिपिंग। बोनस ट्रिपिंग में क्या होता है, सपोज एक इन्वेस्टर के पास एक म्यूचुअल फंड का यूनिट है एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ एंड वो स्कीम 1:1 में बोनस इशू किया, तो एक यूनिट के अगेंस्ट एक नया यूनिट इशू किया। तो उसमें जनरली क्या जो कैलकुलेशन में होता है उसमें क्या होता है ना, जो 30 रुपीज़ का यूनिट वो जनरली डिवाइड हो जाता है बाय 2 हो जाता है, वो आपका 15 हो जाता है, एनएवी घट जाता है। तो एट दिस स्टेज द इन्वेस्टर सेल्स ओरिजिनल यूनिट एट द रेट ऑफ 15। अगर बोनस इशू के बाद वो सेल करता है 15 रुपये में, तो आप क्या बोले उसको बोलेंगे 30 रुपये का एनएवी था, उसको बोनस इशू होने के बाद उसका एनएवी 15 रुपये हो गया, वो आपका क्या लॉस है? द आंसर इज़ नो, ये कैपिटल लॉस नहीं है। हाउएवर सच कैपिटल लॉस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सेटिंग ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेंस। इसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको बोनस इशू हुआ है। एंड ये क्लॉज एप्लीकेबल है इफ़ द ओरिजिनल यूनिट्स वर बॉट विद इन ए period of 3 months prior to the record date of the bonus issue and sold off within a period of 9 months after the record date। बोनस इशू का 3 महीने पहले, अगर 3 महीने के जो पहले के अंदर आप परचेज किए हैं ये एप्लीकेबल नहीं है, और बोनस इशू का 9 महीने का अंदर आफ्टर 9 महीने हैं तो उसके अंदर आप अगर परचेज सेल किए हैं तो उसको नहीं हो सकते हैं। इन सच केसेस कैपिटल लॉस वुड बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द बोनस यूनिट्स। तो उसमें क्या अज्यूम किया जाएगा, आप बोनस यूनिट को एक्वायर करने के लिए ये म्यूचुअल फंड यूनिट को सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है। Another type of tax is security transaction tax. Security transaction tax is not applicable on purchase of units of equity schemes. It is also not applicable to transaction in debt securities of debt mutual fund schemes. Security transaction applicability is only applicable for investor in equity oriented mutual fund schemes. तो यहाँ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का स्लैब दिया हुआ है जो कि पेबल होता है सेलर और परचेज के हिसाब से, आप ये टेबल देख सकते हैं, ठीक है। परचेज में नील सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सेल में सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दैट इज 0.001%, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स यूनिट्स ऑफ बोनसेस ट्रस्ट बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दैट इज 0.025%, सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स टू द म्यूचुअल फंड दैट इज 0.001%, ठीक है। ये एक छोटा सा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन टैक्सेशन बेनिफिट अंडर ATC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जैसे हम पहले भी डिस्कशन किए थे, म्यूचुअल फंड आपको जो कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में डिस्कशन किए थे, म्यूचुअल फंड आपको एक ATC का बेनिफिट देता है अगर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड दैट प्रोवाइड्स टैक्सेबल बेनिफिट अप टू 1.5 lakhs पर ईयर एज पर द टैक्स पेयर इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ठीक है। द स्कीम हैज़ ए लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल का लॉक इन होता है, 3 साल तक आप उसको उठा नहीं सकते। तो क्या म्यूचुअल फंड में TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है? द आंसर इज येस एंड नो। येस किस में, मैं बाद में बताऊंगा। नो किस में है, जो लेट से म्यूचुअल फंड का जो कैपिटल गेन टैक्स है आप जो हम डिस्कशन किए वो क्या हम म्यूचुअल फंड काट के देता है, डिडक्ट करता है? द आंसर इज नो, म्यूचुअल फंड कुछ टैक्स डिडक्ट नहीं करता है। Whereas अगर आप IDCW और डिविडेंड ले रहे हैं म्यूचुअल फंड यूनिट से, देन इट इज़ एप्लीकेबल, इट इज़ लायबल टू TDS। तो TDS कैसे लायबल होता है? अगर कोई एक फाइनेंशियल ईयर में आपका जो डिविडेंड का अमाउंट 5,000 रुपीज़ से एक्सीड कर जाता है, देन म्यूचुअल फंड डिडक्ट्स TDS at the rate of 10% on the amount of dividend it declares. Suppose an investor is taking dividend from mutual fund schemes and he or she is under the tax slab of 20%. That means म्यूचुअल फंड्स यूनिट क्या करता है, 10% TDS का ऑलरेडी काटता है ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, एंड 10% जो एक्स्ट्रा TDS जो एक्स्ट्रा टैक्सेबल टैक्स होता है दैट द इन्वेस्टर हैज़ टू पे एट द टाइम ऑफ टैक्सेशन फाइलिंग, ठीक है।
तो जीएसटी का एप्लीकेशन क्या होता है म्यूचुअल फंड में? जीएसटी जो होता है म्यूचुअल फंड जो चार्ज करते हैं अपना फंड मैनेजमेंट के लिए, टोटल एक्सपेंस रेशियो के लिए, जो म्यूचुअल फंड का जो चार्ज होता है दैट इज टोटल एक्सपेंस रेशियो, उसके ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल होता है जो सर्विसेज का, वो चार्ज करता है। जीएसटी ऑन ऑल द फीस अदर देन द इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फी शैल बी चार्ज टू द स्कीम विद इन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ TER। TER से ऊपर नहीं जा सकते। GST on exit load, if any, shall be deducted from the exit load and the net amount shall be credited to the scheme। ठीक है। GST on brokerage and transaction cost paid for execution trade, if any, shall be within the limit of TER। GST का लिमिट वो आपका जो ब्रोकरेज है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, वो सब TER के अगेंस्ट, मतलब TER के अंडर ही होना चाहिए, TER के ब्रैकेट में होना चाहिए। The commission payable to distributors of mutual funds may subjected to GST as applicable in case of parent holder। So जो GST applicable है वो आपका 20 lakhs एनुअल इनकम, अगर कोई AMC से आपका 20 lakhs हो जाता है, then the commission paid to the distributors will be liable to a GST। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से कुछ है, व्हाट इज द टैक्स एप्लीकेबल ऑन द इनकम अर्न बाय म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ठीक है, इनकम अर्न बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इट इज a function of the type of income since dividends, short term capital gains and long term capital gains attract different taxes। ओके, अभी ये पे हो सकता है। ठीक है, आपका इनकम अर्न बाय म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इनकम अर्न बाय म्यूचुअल फंड स्कीम क्या होता है? म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। ये आपका भी एक ट्रिकी क्वेश्चन से, म्यूचुअल फंड स्कीम इनकम अर्न बाय मतलब इन्वेस्टर्स नहीं है। ठीक है। सेकंड, रिडम्पशन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स वुड अट्रैक्ट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स फॉर एन इन्वेस्टर्स। इक्विटी स्कीम्स, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, दैट मीन्स इसमें ये जो ऑप्शन में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम कौन सा है? मल्टी कैप स्कीम। ठीक है, मल्टी कैप स्कीम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSEC फंड नॉन इक्विटी है, लिक्विड फंड नॉन इक्विटी है, ओवरनाइट नॉन इक्विटी है। ठीक है, इन एन नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज, नॉन इक्विटी क्या बोला था? 20% विथ इंडेक्सेशन, 20% विथ इंडेक्सेशन, दैट इज इन ऑप्शन C। ठीक है। इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन 4, टैक्स डिडक्शन सोर्स TDS। तो TDS क्या होता है? इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट TDS। तो म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन के में क्या TDS हम काटते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, यहाँ पे एक कैच है। ठीक है, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF के लिए तो टैक्सेशन नहीं है, बट NRI के लिए इट इज कैपिटल गेन इज सब्जेक्टेड टू TDS is applicable to the source। The income tax allows setting of the short term capital loss against long term capital gain। जैसे मैं आपको बोला था short term capital loss can only be set up against short term capital gains। The answer is false। So ये था मॉड्यूल 8। then we'll be hop into module 9।